मित्रों नमः संस्कृताय। ई लर्निंग विद दुर्गेश यूट्यूब चैनल में मैं प्रकाश और वाराणसी से आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में आप लोग वर्णमाला चैप्टर जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें स्वर पढ़ लिए हैं, स्वर के बाद व्यंजन पढ़े हैं। जो माहेश्वर सूत्रों में जहाँ तक जुड़ा है, जैसे स्वर है माहेश्वर सूत्र में, व्यंजन भी हैं, तो इतने जितने भी वर्णमाला के पूरे वर्ण जो 42 हैं उसको एडजस्टमेंट किया गया है माहेश्वर सूत्र में, तो उनके बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। अब हम कुछ ऐसे वर्णों के बारे में चर्चा करेंगे जो महासव सूत्र में इंक्लूड नहीं है, उसमें ऐड नहीं है, उसमें इसका योग नहीं है, इसलिए हम अयोगवाह कहते हैं इसको। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे अयोगवाह क्या है, संस्कृत में अयोगवाह किसे कहते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दिया कि अयोगवाह क्या है। अयोगवाह जिनका योग महासव सूत्र में नहीं है और उसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, वर्णमाला के अंदर इसको इंक्लूड नहीं किया गया है, इसलिए इसको हम लोग अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग चर्चा करेंगे अयोगवाह पर। ठीक, किस पे चर्चा करेंगे? अयोगवाह। अयोगवाह क्या है, मैं ऐसा बताया हूं अभी कि यह वर्णमाला में जो है नहीं रखा गया है, और चूंकि माहेश्वर सूत्र से ही सारी चीजें सिस्टम उसका बना है, तो उसमें कहीं भी जगह नहीं मिला है, तो इसलिए यह इसका योग उसमें नहीं है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अयोगवाह। ठीक, अयोगवाह संस्कृत में 4 होते हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें अयोगवाह कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहला अनुस्वार, दूसरा विसर्ग, तीसरा जिह्वा मूलीय, और जो चौथा है वह है आपका उपधमानी। यह क्या है? उपधमानी। अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य, उपधमानी। क्वेश्चन पूछेंगे कि अयोगवाह कितने हैं, तो आप ये 4 बताओगे, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य, उपधमानी। क्वेश्चन पूछेंगे कि निम्नलिखित में से अयोगवाह है, तो उसमें से इसमें से अगर कोई मिल जाए तो वो आपका उसको चॉइस करके आंसर कर देना। कभी क्वेश्चन कहेंगे निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह नहीं है, तो 3 इसी में से दिया रहेगा, कोई एक तो अलग से दे दिया जाएगा, तो उसको आप जानिएगा कि वह अयोगवाह नहीं। अब इसमें कौन कौन से किस तरीके से वर्ण इसमें रखे गए हैं, अनुस्वार क्या है, विसर्ग क्या है, जिह्वा मूल्य क्या है, उपधमानी क्या है, इस पर हम क्रमवार आगे चर्चा करेंगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट आता है वह आता है आपका अनुस्वार। अनुस्वार, ये अनुस्वार है क्या? तो आप लोग देखे होंगे जब हम लोग पढ़ते रहते हैं, कभी पढ़ते हैं रामम, ग्रामम, श्यामम, ऐसे पढ़ते हैं ना, इस तरीके से पढ़ते हैं। तो उसमें कुछ ऊपर की एक बिंदी होती है। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर हम यहाँ पे लिख दें ऐसा, यही जो ऊपर है ना, यही अनुस्वार है, इसी की वजह से यही अनुस्वार कहलाता है। इसी की वजह से उस तरीके की ध्वनि निकल रही थी जैसा अभी मैं बोला हूँ पीछे। मैं अनुस्वार और विसर्ग इन दोनों के साथ में मैं बता दूं कि अंग, एक लाइन लिखी गई संस्कृत में, अंग अह इत्यच्च परावनुस्वार विसर्गौ। ठीक है, उसमें कहता है अंग अनुस्वार है और अह विसर्ग है। तो हम अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अनुस्वार की, तो अनुस्वार जो यहाँ पे आप देख रहे हैं अंग, यही है। ठीक है, यही अंग जो है इस तरीके से, जैसे कंग टंग पंग बनेगा, उस पर जो बिंदी होती है ऊपर वाली, ये इसी को हम लोग अनुस्वार बोलते हैं। बाद में बदला हुआ आप देखे होंगे चंद्राकार हुआ होगा, और अब जो है हिंदी में आप देखे होंगे अर्ध चंद्राकार दिखाई देता है, जिसमें ऊपर की ओर ऐसे रहता है, लेकिन लेकिन इसके ऊपर बिंदी नहीं होती है। तो यह जो इस तरीके की केवल बिना डॉट वाला होता है, जैसे ऐसा, तो यह जो है अर्धचंद्राकार बोला जाता है। यह हिंदी में चलन में आया, ऐसे शब्दावलियों में यह प्रयोग किया जाता है जो अंग्रेजी से सीधे हिंदी में लिखे जाते हैं। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर जो है वह अंग्रेजी का शब्द है ना, डॉक्टर को हम एज इट इज नीचे लिखे हैं डॉक्टर, तो इसके ऊपर ये इस तरीके का यहाँ पर जो है ऐसा लगेगा, ओ जैसा कुछ बनता है, उसके लिए जब आ वो ऐसा मिला करके ध्वनि निकलती था, डॉक्टर, ऐसा ओ के साथ में कुछ आ जैसा निकल रहा, डॉक्टर, इस तरीके से। तो वहां पर जैसे टॉफी, डॉफी, इसमें
इस पर कुछ और हिंदी के तमाम विद्वान जन आए। मैं एक जगह एक लेख पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि यह बहुत साल बाद में करीब 2001 वगैरह में एक बैठक हुई, तो इसको जगह दिया गया। उसके पहले इसको मान्यता ही नहीं दे रहे थे या नहीं इसके बारे में नहीं थे। पूरी हिस्ट्री हमको इस समय नहीं बता पाएंगे हम, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि यह अंग्रेजी से सीधे हिंदी में प्रयोग किए गए होते हैं ऐसे शब्द जिसका उच्चारण कुछ ओ और आ की तरह होकर के होता है। उसमें आपका नासिका का हेल्प नहीं लिया जाता है, उसी का एक विकृत रूप बदलते बदलते इस फॉर्म में आ गया है, लेकिन यह शुद्ध हिंदी वाले शब्दों में प्रयोग नहीं। अनुस्वार ये क्या है आपका अंग। जो दूसरी पॉइंट आती है वो आती है आपकी अनुस्वार के बाद में विसर्ग। आप लोग पढ़े होंगे रामः श्यामः ग्रामः, इस तरीके के शब्दावली पढ़ते होंगे। तो जो रामः श्यामः ग्रामः इस तरीके से बाद में जो दो लाइनें हो रही हैं, आ रहा है, इसी को संस्कृत में विसर्ग कहा जाता है। जो यह आ रहा है इसी को हम लोग विसर्ग कहते हैं। जैसे अंग आ रहा है इसको हम लोग अनुस्वार कहते हैं। इसके संदर्भ में संस्कृत में जो एक लाइन है उसको जरूर आप लोग ध्यान देना, क्योंकि वो सब लाइन से ही संबंधित क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। तो वो लाइन है अंग अह। यहाँ हम थोड़ा सा बिंदी को मजबूत करेंगे ताकि आप लोग दिखाई देता रहे, नहीं तो फिर उसको हल्के में लोगे छोड़ दोगे। अंग अह इत्यच्चः इत्यचः परा व परा व नु अनु न अनु स्वार विसर्गौ। करें अंग और अह, जो यह इसके जो अंत में और इसके ऊपर इसके अंत में जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको अंग और अह, इसी को हम लोग क्या कहते हैं अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। द्वंद्व समास आपको यहाँ से देखने को मिल रहा होगा, अनुस्वार विसर्ग, जैसे राम कृष्ण इस तरीके से। ठीक है, तो ये लाइन आप लोग याद रखिएगा। अंग अह डाट 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 लिख देंगे, त्यच्चः परानुस्वार विसर्ग। फिर इसमें क्या आएगा, इस तरीके से क्वेश्चन कभी कभी पूछ देते हैं, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं। तो इस तरीके से दो दो लोगों को आपको यहाँ पर अलग अलग देखने को मिलेगा। अब ये रामः श्यामः ग्रामः इस तरीके से उसके अंत में अह लगा होता है। तो यह रहा अनुस्वार और विसर्ग। अब हम लोग बात करेंगे जिह्वा मूली पर। ये चीज अभी तक तो आप ये दो चीजें जरूर कहीं कहीं पढ़े होंगे, हिंदी वगैरह में देखे होंगे, लेकिन ये तीसरी चीज जो है आप नहीं देखे होंगे। ये तीसरी क्या है इसको ध्यान समझना। ये तीसरी है आपकी जिह्वा मूल्य। थोड़ा इसका भी स्वरूप देख लीजिए कि जिह्वा मूल्य क्या है। इसका उच्चारण स्थान जिह्वा मूल होता है। वो थोड़ा अंदर से लेकर करके आवाज निकलता है क ह, मतलब विसर्ग के साथ में भी क बोलना हो तब। अभी जब कभी बीच में आए वैसे बालको गच्छ, बालको, या बालकः फिर खादति, बालको खादति, बालको खादति, मतलब विसर्ग भी पूरा नहीं आएगा, उसे थोड़ा अंदर से आता है, यहाँ से जिह्वा मूल से होता है। ठीक है, इस तरीके से होती है, तो जिह्वा मूल्य कहा जाता है। ठीक, अब इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, इसके जो लाइनें हैं फेमस उसको हम लिख देते हैं। तो एक सूत्र यहां से निकल करके आया, क्या है, क के पहले ये आधा विसर्ग, ख पहले आधा विसर्ग। कहेंगे गुरु जी ऐसे कैसे बना दिए, तो थोड़ा ध्यान से देखना। ए है आपका क, और इसके पहले अगर इस तरीके का अगर यहाँ पर विसर्ग लगा रहे, इसको हम काट करके ऊपर से नीचे से हटा देंगे, नीचे का ऊपर ऊपर ऐसे से थोड़ा हटा देंगे, तो क्या बचेगा, ये नीचे वाला बचेगा। अगर इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, नीचे वाले से इसको थोड़ा पास कर देते हैं, तो इस तरीके से यह बन जाता है। इसी को इस तरीके से लिखा जाता है। कंप्यूटर छापता है थोड़ा बढ़िया से, ऐसे ऐसे कड़ाही मतीन मस्त छाप देता है, और हम लोग छापते हैं तो इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, तो ये कोई इशू नहीं है, समझ लीजिएगा कि यह क्या है। तो क और ख, क के पहले लग गया और ख के पहले लग गया। इति कखाभ्याम, इति कखाभ्याम, इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग, प्रागर्ध, ठीक है, प्रागर्ध विसर्ग
क ख इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो। दिखाई दे रहा कि नहीं? प्रागर्ध विसर्ग सदृशो ना, क ख इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो। सदृशो क्या हो जाएगा? यह जिह्वा मूल्य। क्या हो जाएगा? जीवा मूल्य। तो लिख देंगे हम यहाँ पर, यहाँ से लिखें इति कखाभ्याम उर्दू वाली भाषा लिख देंगे तो घबराहट होने लगती है। अब इस लाइन का क्या मतलब? क ख इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वा मूल्य। कह रहे हैं कि यह जो आप लिखे हैं इसमें जो पहले आधा अर्ध माने आधा विसर्ग के जैसा, सदृश माने उसकी तरह जो है, क और ख इन दोनों के पहले जो आप आधा विसर्ग जैसा कुछ लिखे हैं, यही क्या होता है? आपका जिह्वा मूल्य। ध्यान रहे, यही सिंबल अगर क ख के पहले लगता है तो जिह्वा मूल्य कहलाता है, और अगर यही सिंबल प और फ के पहले लग जाता है तो नाम बदल जाता है। ठीक, तो अगर हम यहां से कहें कि जिह्वा मूल्य कौन है, तो यही एक क और एक ख, ये दो जो हैं यह क्या है? आपके जिह्वा मूल्य हैं। अब इसको आप जिस तरीके से भी दिमाग बैठाना चाहें बैठा लें, यही दोनों को जिह्वा मूल्य कहते हैं। नंबर 4 में अगर हम बात करें तो अब आएगा हमारे यहाँ, सॉरी नंबर 4 में अब हम यहाँ पे बात करेंगे तो अब आएगा उपधमानी। उपधमानी में क्या होता है? वही आधा विसर्ग जो है, आधा विसर्ग जैसा, वो अगर प और फ के पहले लग जाए तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? उपधमानी। अब इसके लिए क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे प और फ, जैसे वहां लिखे थे क ख, यहाँ लिखेंगे प फ, प फ इति पफाभ्याम, इति पफाभ्याम प्राग विसर्ग, प्राग प्रागर्ध विसर्ग सदृशौ। अभ्याम यहाँ नीचे लिख देते हैं, प्रागर्ध विसर्ग, विसर्ग सदृश नहीं, सदृश, विसर्ग सदृश, विसर्ग सदृशो, विसर्ग सदृश से ओ बना विसर्ग सदृशो उपधमानीय। तो वहां पे तो मान लीजिए व्यंजन वाला था, इसकी वजह से हो गया विसर्ग सदृश उपध मानीय। प्रागर्ध विसर्ग सदृश, सदृश नहीं होना चाहिए, सदृशो होना चाहिए। पीछे क्या लिखे हैं? सदृशो, सदृशो ही करिए, सदृशो। ये बहुत बड़ी गलती नहीं होगी अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, देख लीजिएगा कहीं किताब में छपा होगा तो। फिलहाल हम यहाँ पे जैसे समझ रहे हैं सदृश के बाद विसर्ग से इसका ओ हुआ है, हालांकि ज्यादातर वो दूसरे वाले केस में होता है। थोड़ा सा सस्पेंशन आ रहा है यहाँ पे, सदृश होगा या सदृशो, विसर्ग सदृश, ऐसा होना चाहिए। प फ इति पफाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो उपधमानीय। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया उपधमानीय। अगर यहाँ पे अगर हम बात करें, कभी कभी कुछ थोड़ा बहुत अगर हल्के से सस्पेंशन है तो उसको देख लेना चाहिए ना। यहाँ हम बात करें कि प और फ के पहले जो आधा विसर्ग जैसा है, इति पफाभ्याम माने प और फ इन दोनों के पहले जो अर्ध विसर्ग के समान, ठीक है, सदृश, ठीक है, वह जो है बना तो सदृश से ही होगा। अगर सदृश बनेगा तो बहुत लंबी लंबी प्रोसेस होती है, इसलिए वो दिमाग पे नहीं चल रहा है कि या वहां पे तो मान लीजिए उसके बाद में व्यंजन था, यहाँ पे स्वर आ गया तो कोई ऐसा केस बन गया, वही दिमाग में आ रहा, भी क्लियर कर लेते हैं। तो प फ, ठीक है, इति पफाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृश उपधमानी। यहाँ पे अगर हम बात करें प और फ के पहले जो अर्ध विसर्ग जैसा है, वही क्या है? उपधमानी, वही उपधमानी।
अर्थात उपधमानीय दो यहाँ पर लिए जाएंगे, प और फ। ये दोनों उपधमानीय। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। समझते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। जितना बार पढ़ लोगे समझ लोगे उतने से क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज कभी कभी कोई चीज ऐसे जब कभी दिमाग में जैसे कुछ गलत चीज या कहीं देखे रहो या पढ़ लो, या एक बार कुछ कहीं से लिख दो और फिर उसमें सस्पेंशन हो जाता है, तो थोड़ा इसको क्लियर कर लेना आवश्यक है। अगर आप लोग क्लियर नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, बाद में आपको दिक्कत करेगा, ये बात पक्का है। ठीक है, तो मैं जो लिखा हूँ वो सही लिखा हूँ। ठीक है, मैं बिल्कुल उसको देख लिया, कंफर्म हो गया कि यहाँ पर जो पुस्तक में लिखा है, जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें वही लिखा है, वहाँ सदृशो और यहाँ सदृश। ठीक है, उपधमानीय। ठीक है, तो ये सब सही है। अब इसके उच्चारण स्थान के बारे में चर्चा होगी, तो जो है आप कंफर्म कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ वो बिल्कुल करेक्ट है। मैं समझ रहा था कि ऐसा, सॉरी, सदृश लिखना चाहिए ना, इसको अलग से जोड़े थे, लिखा सही था मैं पहली बार। सदृश की बात करें, हाँ, ये इस सदृश ही गए, प्रागर्ध विसर्ग सदृश उपधमानीय, वहां पे ठीक था, यहाँ यहाँ ऐसे। तो इसको जोड़िए मत अलग से, अगर एक साथ जोड़े होते तो बहुत सारा मिट गया होता है, बस उस वो देखो वही मिटा है। जो एक साथ लिखे होते हैं वो देखो कितना मिटता है, ए देखो वहां तक गया। ठीक, तो ये गलत लिख दिए, यहाँ लिख दो सदृश। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पफइति पफाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृश उपधमानीय। तो यह हो गया आपका उपधमानी। तो अब कभी कभी कहीं एक आध दो जगह हम देखे हैं कि कुल कितने अयोगवाह हैं। तो अगर इस तरीके से कुल कितने अयोगवाह हैं तो संख्या तो 4 आएगा। अब कहें अयोगवाह वर्ण कितने हैं, तो 1 2 यहां से हो जाना चाहिए, 1 2 यहां से 4, और 4 और 2 6, एक 7 और एक 8 वर्ण तब मिल जाएगा। एक यहाँ दो, सॉरी ये दो तो हो गया, 6 मिलेंगे। दो दो इसको छोड़ दो, यहां से हो गया एक और एक दो, और दो और दो 4, 4 और 2 6। लेकिन ऐसा पूछना नहीं चाहिए, ऐसा हमको पूछना चाहिए, क्योंकि अलग अलग लोग व्याकरण बताएंगे, कहीं कुछ और चीज को ऐड कर दिए तो अलग बात है, क्योंकि संस्कृत में अलग अलग व्याकरण है, पाणिनि का व्याकरण अलग चलता है। हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार बहुत सारी चीजें हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार चलते हैं, जिसमें कुछ सूत्र अगर जो उस पर से आए हैं पाणिनि वाले तो उसको ले लेते हैं हम लोग। नहीं, अष्टाध्यायी के अगर व्याकरण पढ़ना हो तो 6 6 8 8 महीने जो है व्याकरण पढ़ते रहेंगे, फिर तब हो चुका पूरा। ठीक है, तो उतना नहीं है, अलग अलग बहुत सारे विद्वान जन हुए हैं, वो सब कुछ न कुछ अपना उसमें, कहीं कोई वार्तिक जोड़ दिया है, कोई वृत्ति लिख दिया है, कोई क्या क्या। तो उसका एक जो बाबूराम सक्सेना के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ोगे, उसमें भी आपका लोक सिद्धांत कौमुदी के अनुसार एक समराइज करके दिया गया है, या लोक सिद्धांत कौमुदी आप सीधे सीधे पढ़ें तो तब भी ठीक है। तो वर्णमाला तथा माहेश्वर सूत्रों में यह नहीं पढ़ा जाता है। अयोगवाह क्या है, ये जो अयोगवाह है यहाँ पर, यह वर्णमाला में और माहेश्वर सूत्र में नहीं पढ़ा जाता है, और इसी कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको अयोगवाह बोलते हैं। ठीक है, अयोगवाह कितने हैं, 4 हैं, यहाँ तक बात सही लगता है। ठीक, यहाँ तक बात सही लगता है कि अयोगवाह कितने हैं, 4 हैं। अभी आप लोग आगे पढ़ोगे तो देखोगे कि कुछ में संख्या कुछ में संख्या कुछ, किसकी आधार पे कुछ वो अलग मिलता है। फिलहाल जो माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा निर्धारित किया गया है अपने यहाँ, हम उसी के बार यहाँ पे चलेंगे। जैसे कहीं पे समास की संख्या 6, कहीं 5, कहीं 4, अलग अलग विद्वान है, और कोई विद्वान से कम नहीं है। तो उसमें क्या होगा, मैं जब पढ़ाते रहूंगा तो बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि इनके अनुसार इतना है, इनके अनुसार इतना है, जब ऐसे क्वेश्चन पूछे तब क्या करो, जब वैसे क्वेश्चन पूछे तब क्या करो, सारे कंडीशन में हम वहाँ पे चर्चा करेंगे, जब डिटेल उसमें उस क्लास के बारे में चर्चा करेंगे तब। अब एक बात आता है, एक कार प्रत्यय और एक इफ प्रत्यय। ठीक, दोनों को हम अलग से यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ठीक, दोनों को हम यहाँ पर अलग से पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये बार बार हम यूज करेंगे इसको। तो कार एवं इफ प्रत्यय, तो कार और इफ प्रत्यय, संस्कृत में जब भी कोई वर्ण हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, किसी वर्ण को बोलना हुआ तो उसको हम सिर्फ वही वर्ण नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो जो वर्ण
बोला जाता है, जो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं संस्कृत व्याकरण में, उसमें कार प्रत्यय लगा के बोलते हैं, और र वर्ण में अलग से इफ लगा करके रेफ बना के कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पे, सपोज कीजिए हमको अगर क वर्ण को उच्चारित करना हुआ, तो क वर्ण के लिए हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ककार। क्या बोलेंगे, ककार। तो इसमें हम हमेशा कार प्रत्यय लगा करके बोलेंगे। अगर हम बोले अ में, तो अ में अगर हम लगाएंगे यहाँ से कार प्रत्यय, तो क्या बन जाता है यहाँ से अकार। ऐसे ही क में लोग अकार, ये पूरा वर्ण ऐसे ही मान लेते हैं, वहां पे नीचे यहाँ पे हलंत वगैरह कुछ नहीं लगाते हैं। और आप क वर्ण को ककार की तरीके से बोलो, क्योंकि क्योंकि क को इस क को शुद्ध रूप से हम लोग बोल नहीं पाएंगे, इसको बोल ही नहीं पाएंगे जब तक इसमें अ नहीं मिलाएंगे। तो अगर हम ऐसे लिख दे तो कोई हर्ज नहीं है। ध्यान देना कि वह शुद्ध क वर्ण के बारे में बात किया जा रहा है, मतलब हलंत वाला जो वर्ण है केवल उसके बारे में। तो हम तो यही हमेशा दर्शाते हैं, लेकिन इसको बनाते वक्त में जब आप लोग बोलते हो तो कैसे बना देते हो, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ कार की जगह अकार ही ज्यादा सही रहता है। तो ध्यान देना, क धन कार बोल करके बोलते हैं क कार। ठीक, तो एक कोई धन यहाँ संधि वगैरह नहीं हुआ, हम धन वगैरह लगाएं, तो हम इसलिए इसको इस तरीके से लिखने के लिए नहीं नहीं बार बार बोलते हैं। हम ये बोलते हैं कि जब हमको अवर्ण बोलना रहेगा तो हम अकार बोलेंगे, क वर्ण बोलना रहेगा तब हम क कार बोलेंगे। ऐसे ही बताया ना, अवर्ण बोलना रहेगा, चूंकि स्वरों के नीचे हलंत नहीं लगता है। ठीक है, ध्यान देना। तो ए आकार हो गया। अगर हमको च वर्ण को बोलना हुआ तो हम बोलेंगे चकार। ऐसे ही बोलेंगे टकार, तकार, पकार, जो भी व्यंजन वर्ण रहेंगे उसमें कार लगा के बोलेंगे। एक जो दूसरी इसकी एक टाइप मिलती है यहाँ पर, रेफ वाला। ठीक है, रेफ, जो र वर्ण होता है ना, र, ये जब र को तो रकार नहीं बोला जाता है। ठीक, ये ध्यान देना, हम यहाँ पे बता दे रहे हैं कि जो र वर्ण है, इस र वर्ण को हम रकार नहीं बोलते हैं, इसको हम रेफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेफ। ठीक है, रेफ बोलते हैं, इसको हम लोग रेफ बोलते हैं। इसमें इफ प्रत्यय लगाया जाता है। ठीक है, कैसे लगाया जाता है, र हो गया आपका, ऐसा इस तरीके से लिखा जाता है, और इसमें हम लोग लिखते हैं इफ, तो बना देते हैं रेफ। ठीक, तो ये रेफ बोला जाता है। जब भी हमको र वर्ण बोलने की जरूरत पड़ेगी तो हम रकार नहीं बोल करके क्या बोलेंगे, रेफ बोलेंगे। इसको याद ध्यान देना। अगर गलती से हम कभी बोल भी दें रकार, तो आप समझ लेना कि रकार नहीं, वो शुद्ध रेफ ही है। ठीक है, चकार, टकार, तकार, पकार, यकार, डकार, जो भी हैं वो सब कार 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 बोलेंगे। जब हम बोलेंगे ककार या टकार या पकार, अगर हम मान लीजिए बोल दिए, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि हम यहाँ पर बोल दिए चकार, या हम बोल दिए टकार, तो टकार से हमको किस वर्ण का बोध होता है, मतलब टकार वर्ण बोलने से किस वर्ण का बोध होता है, तो आप बोलोगे स्ट वर्ण का। ठीक है, स्ट वर्ण का बोध होता है, सी केवल टकार, का और र का नहीं बोध होता, केवल टकार करने से केवल ट। अगर हम कहें ड़कार से किसका होता है, ड़कार से, तो आप बताओगे ड़कार से केवल ड़ वर्ण का बोध होता है। ठीक है, कहीं आ जाए ऐसा तो इस वाले को मत करना, इस वाले को करना, क्योंकि शुद्ध व्यंजन वर्ण को बोलने के लिए उसके साथ में वो ऐसा ऐसा सिस्टम बना करके तब बना दिया गया है ना। अब हम एक चीज और चर्चा करेंगे इसमें। इसमें वर्णमाला में तो सारी चीजें संपन्न हो गई, वर्णमाला इतना ही था, वर्णमाला हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम कुछ और चीज चर्चा करेंगे जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। कभी आगे आएगा कि अ के कुल कितने भेद हैं। ठीक, स्वर में स्वरों के भेद जब आप पढ़ते रहते हैं तो जाता है अ के कितने भेद हैं, कभी पूछा जाएगा ई के कितने भेद हैं, कभी कहेंगे ऊ के कितने भेद हैं। तो हम इसको आप लोगों को यहाँ पर बता दे रहे हैं, और आप लोग इसको ध्यान से देखना। ठीक है, तो स्वरों के भेद, स्वरों के कुछ के 18 भेद होते हैं, जैसे अ के 18 भेद होते हैं, कुछ के 12 ही होते हैं। तो किसके 18 किसके 12 इस तरीके से आएंगे। तो जो स्वरों के भेद है मैं थोड़ा उसको बोल रहा हूँ, और उसमें मैं केवल अ वर्ण का ले रहा हूँ। ठीक है, तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत जो भी हैं, तो स्वर के भेद, या हम लिख दें अकार ना, हम यहाँ बता दें अकार के कुल भेद। ठीक, जैसे हम आकार के लिए बताएंगे वैसे ही आप सबके लिए धीरे धीरे समझा देंगे, समझ लेना। देखो, जो ये अवर्ण है, जब स्वर आप लोगे, कोई भी एक वर्ण लोगे अवर्ण, तो यह 3 रूप में मिलता है।
क्या क्या मिलेगा, कुछ 3 रूपों में मिलते हैं, कुछ 3 रूपों में नहीं मिलते हैं, ध्यान देना। जो 3 रूपों में मिलेगा उसका किस तरीके से, जो 3 में मिलेगा उसका किसे बता रहे हैं। तो ये जो आकार है, यह सबसे एक बात की यह तो होगा क्या, ह्रस्व हो सकता है, ह्रस्व अ, और क्या होगा, दीर्घ अ, और क्या होगा, प्लुत अ। अब ये जो आकार है इसके ये 3, आप समझ लीजिएगा कि यह आकार जो है 3, इसके मूल भेद में 3 जाता है। तो एक होता है ह्रस्व अ, दीर्घ अ, फिर उसके बाद क्या होता है तीसरा, प्लुत अ। अब हम बताने चल रहे हैं कि ह्रस्व अ में भी कुछ टाइप होते हैं, ह्रस्व अ के अंतर्गत भी कुछ टाइप होते हैं। और वो क्या होता है, ह्रस्व अ आपका अनुनासिक भी हो सकता है, अनुनासिक, और अनानुनासिक हो सकता है। कट तो नहीं रहा है, कट रहा है। और क्या हो जाएगा, एक हो गया अनुनासिक, एक हो गया अनुनासिक, यह हो गया अनुनासिक, अनानुनासिक। ऐसे ही दीर्घ भी होता है और ऐसे ही प्लुत भी होता है। मैं इसको थोड़ा छोटा फ्रंट करूंगा ताकि एक पूरी मैप अच्छे से बन जाए, तो इतने में आ नहीं पाएगा, फिर बाद में इसमें दिक्कत होगी आप लोगों को। तो मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ जूम। ठीक, अब जब बैक करूंगा तो दिखाई देगा, कुछ ज्यादा बड़ा कर दिया। चलिए, एक होता है आपका अनुनासिक, दूसरा होता है आपका अनानुनासिक। अनुनासिक जो नाक की सहायता से बोले जाएं, अनानुनासिक जो नाक की सहायता से न बोले जाएं। इसी तरीके से दीर्घ भी होता है, 2 तरीके का। ठीक, क्या होता है, अनुनासिक, और एक हो जाता है अनानुनासिक। समझ लेना, आप लोग थोड़ा शार्ट कर दिए हैं, एक जगह पूरा लिख दिए। अनुनासिक, अनानुनासिक। ऐसे ही आपका प्लुत भी होता है, ये भी क्या होता है, अनुनासिक, और क्या होता है, अनानुनासिक। इस तरीके से ये भी होता है। तो अब सोचो, ह्रस्व में भी 2, दीर्घ में भी 2, प्लुत में भी 2। अब हम लोग थोड़ा फिर से चलते हैं कि ये अनुनासिक और अनानुनासिक को किस तरीके से यहाँ पर हम अरेंज करते हैं, किस तरीके से सेट करते हैं। ध्यान देना, जितने भी अनुनासिक, पहले तो ह्रस्व अ लिखने हमको आना चाहिए कि ह्रस्व अ कैसे लिखा जाता है। तो यह है, देखो ह्रस्व अ, यह देखो क्या है, ह्रस्व अ, यह देखो क्या है, ह्रस्व अ। ठीक है, इस तरीके का। तो अभी मैं इसको अच्छे से फिर बताऊंगा कि इसमें किस तरीके से सेट करेंगे। पहले इसके साथ वाले हम लिखते हैं, अनुनासिक, अनानुनासिक, अनुनासिक, अनानुनासिक, अनुनासिक, अनानुनासिक। अब इन सबके अंदर भी क्या होता है, इन सबके अंदर में 3 होते हैं। एक होता है उदात्त, फिर होता है अनुदात्त, फिर होता है स्वरित। ठीक, क्या क्या बोले हम, एक बार हम पूरा लिखेंगे, उदात्त, अनुदात्त, हम इसको प्रयत्न में पढ़ाएंगे, प्रयत्न है, स्वरों का प्रयत्न है, बाह्य प्रयत्न। ठीक है, ऐसे इसमें भी होता है, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, सभी में होते हैं। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। और इसमें भी होता है उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। इसमें भी होता है उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। अभी मैं पढ़ तो लिया कि सब में उदात्त, अनुदात्त, स्वरित होते हैं, अर्थात ह्रस्व में 6 होते हैं। एक उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, अनुनासिक के। फिर वही क्या हो जाते हैं,
फिर क्या हो जाएंगे, ह्रस्व भी 6 हो गए, ठीक, उदात्त अनुदात्त स्वरित, ह्रस्व अनुनासिक के, फिर ह्रस्व अनुनासिक में भी उदात्त अनुदात्त स्वरित, दीर्घ के अनुनासिक में उदात्त अनुदात्त स्वरित, उसके अनुनासिक में भी उदात्त अनुदात्त स्वरित। इसी तरीके से तीनों में आप लोग जब करोगे तो पूरा मिल जाएगा, 6 एक एक में मिलेंगे, मिल जाएंगे। अब इसका थोड़ा सिंबल देख लेते हैं कैसा होता है। देखो पहले हम अ लिखेंगे, ह्रस्व अ है ना, ह्रस्व अ कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से, आप लोग जानते होंगे, इस तरीके से ह्रस्व अ लिखा जाता है। यहाँ मत लिखने भी संख्या जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पे सभी जगह लिखेंगे ह्रस्व अ, ये भी ह्रस्व अ, यहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे भी जरूरत पड़ेगा, यहाँ पर भी जरूरत पड़ेगा, यहाँ पे भी ह्रस्व अ की जरूरत पड़ेगी, यहाँ भी जरूरत पड़ेगा, यहाँ पर भी जरूरत पड़ेगा। अब थोड़ा विशेष ध्यान से देखना, यह अनुनासिक है, अनुनासिक का मतलब क्या होगा, अनुनासिक का मतलब होगा कि चंद्राकार होगी उसके ऊपर, ठीक है, चंद्राकार क्या होगी उसके ऊपर। एक मैं पूरा बना दे रहा हूं अच्छे से, फिर आप लोग अच्छे से बना लेना। इसके ऊपर चंद्राकार होगी अनुनासिक बनाने के लिए, तो अनुनासिक ये भी क्या हो जाएगा, अनुनासिक ये भी क्या हो जाएगा आपका अनुनासिक। यह अनानुनासिक है, तो यह नाक से नहीं बोले जाएंगे, तो इसका मतलब यह इसके ऊपर चंद्राकार तीनों के नहीं लगेगा। अब कहोगे सर ये तीनों में क्या अंतर है, कैसे जान पाओगे तीनों का अंतर है, तो मैं बता दूं कि वैदिक संस्कृत में ये उदात्त अनुदात्त और स्वरित के तीनों के लक्षण बताए गए हैं, उसके संकेत बताए गए। उदात्त जो मध्य स्थिति से जिह्वा उच्चरित करने के लिए जिह्वा ऊपर उठती है, तो उच्च उदात्त ही एक सूत्र है, उच्च उदात्त ही, तो उससे क्या होता है कि उसको हम उदात्त बोलते हैं। और अनुदात्त में जिह्वा नीचे होती है, अनुदात्त होता है, अस्वरित में समाहार होती है, बीच में होती है, ठीक। आप लोग जब पंडित जी लोग बोल रहे होते हैं वैदिक मंत्र, तो आप ऐसे ऐसे करते रहते होंगे, ये चीज का मैं मुझे अभी प्रैक्टिस नहीं है, कर्मकांड में पूरी तरीके से नहीं कर पाया था, ठीक है, करने का मतलब प्रैक्टिस नहीं कर पाया, तो और कर्मकांड इतना ज्यादा मेरा इंटरेस्ट भी उसमें उस समय नहीं रहा जिस समय हम साहित्य पढ़ रहे थे, और हमारे यहाँ वैसे चलता था, कर्मकांड भी चलता था, सीख लेंगे जरूरत पड़ने पर, ठीक है। तो जो इस तरीके से हम लोग ये लोग गुरु जी लोग करते हैं, अभी हमको पूरी तरीके से प्रैक्टिस नहीं है। जब ये ऊपर जाएगा उदात्त, नीचे आएगा अनुदात्त, बीच में से रहेगा स्वरित, जब मर्जी तब ऐसे 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 नहीं किया जाता है, उसका भी कुछ न कुछ संकेत होता है। ऋग्वेद में इसके सिंबल बताए गए हैं, पहले ये लौकिक अभी भी देखने को मिलते हैं, लेकिन लौकिक संस्कृत अलौकिक संस्कृत जो हम लोग कर सकते हैं वैदिक संस्कृत में, वैदिक संस्कृत में आप देखेंगे वैदिक मंत्रों में लिखे होते हैं, इसमें नहीं लिखे होते हैं। उदात्त में कोई संकेत नहीं होता है, अनुदात्त में इसके नीचे ऐसे लाइन खींची होगी, और स्वरित में इसके सिर पर, कभी कभी जस्ट इसके ऊपर भी लिखा होता है, चूंकि इसके ऊपर ऐसा लगा इसलिए मैं ऐसे लगा देता हूँ, कुछ किताबों में ऐसे और कुछ किताबों में ऐसे बीच में ही इस तरीके से ऐसे लगा होगा, अगर यहाँ पे चंद्राकार लगाना पड़ गया तो ऐसे लगा होगा खींच कर, ठीक है। उतना ऊपर वो लोग नहीं लेके जाते हैं, कई जगहों पे हम देखें साइड में ही लगा होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ऐसे ऊपर ही लगता है। अब इसका क्या नाम पड़ेगा, इसका नाम पड़ेगा, यह ह्रस्व अ है, अनुनासिक है, उदात्त है, तो क्या कहेंगे, ह्रस्व अ ना, अनुनासिक उदात्त, उदात्त ह्रस्व अ, अनुनासिक उदात्त ह्रस्व अ, इसको बोलेंगे अनुनासिक अनुदात्त अ ह्रस्व अ, इसको बोलेंगे अनुनासिक स्वरित ह्रस्व अ, इस वाले को क्या बोलेंगे, उदात्त है, उदात्त में कोई सिंबल नहीं, अनुदात्त में नीचे लाइन पड़ेगी और स्वरित में ऊपर। अब ये तीनों अलग हो गए, 6 अलग हो गए बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा, इसका नाम पड़ेगा, इस वाले अ का नाम पड़ेगा अनानुनासिक उदात्त ह्रस्व अ, इसका नाम क्या पड़ेगा, अनानुनासिक अनुदात्त ह्रस्व अ, इसका क्या नाम पड़ेगा, इसका नाम पड़ेगा अनानुनासिक स्वरित ह्रस्व अ। अब यही है पहचान। अब थोड़ा कठिन लग रहा होगा तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, अगर न बताते तो आप लोग कहते सर 18 ठे कौन है, आप हमको बताए नहीं कि आप बता दिए अ के 18 भेद। तो ये थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया, ठीक इसी तरीके से दीर्घ के साथ और इसी तरीके से क्रुद्ध के साथ लिख देते हैं, ठीक। हम एक लिख देंगे, उसके बाद सब आप अपना लिखिएगा। ये देखो सबसे पहले हम दीर्घ लिखेंगे, दीर्घ आ, ये दीर्घ आ, यह दीर्घ आ, यहाँ भी दीर्घ आ, यहाँ भी आपका दीर्घ आ, और यहाँ भी आपका दीर्घ आ। यह अनुनासिक है तो सबके ऊपर नासिका बनाने के लिए ये चंद्राकार लग जाएगा, ये अनुनासिक हो गए। अब इसको उदात्त है तो इसे छोड़ दो, अनुदात्त में नीचे लाइन बना दो और स्वरित में ऊपर बना दो,
यहाँ उदात्त छोड़ दो, यहाँ ऐसे कर दो, यहाँ ऐसे कर दो, ये आपके 6 फिर से तैयार। नाम वैसे ही पड़ेगा। अनुदात अनुनासिक उदात्त दीर्घ अ, ये क्या हो जाएगा? अनुनासिक अनुदात्त दीर्घ अ, ये क्या पड़ेगा? अनुनासिक स्वरित दीर्घ अ। इस तरीके से आप लोग इसको बोलोगे। फिर यहाँ पे देख लो, यहाँ भी वही प्लुत बना दो। पहले अ के साथ 3 लिख दोगे प्लुत हो जाएगा, अ के साथ 3 लिख दोगे प्लुत हो जाएगा, ये भी प्लुत हो गया, ये भी लोग प्लुत बना दिए, ये भी प्लुत हो गया, ये प्लुत अ। अब ये अनुनासिक बनाना है तो सबके ऊपर क्या लग जाएगा? चंद्राकार लग जाएगा, ये हो जाएगा अनुनासिक। अभी यहाँ पे तो बनाएंगे नहीं क्योंकि ये अनुनासिक है। उदात्त में कोई सिंबल नहीं, अनुदात्त में नीचे लाइन खींच देना, स्वरित में इसके ऊपर खींच देना, उदात्त में कोई नहीं, अनुदात्त में नीचे और स्वरित में ऊपर खींच देना। अब आप लोगों को ये चीज मैं बैक कर करके दिखा दे रहा हूं कि यही 18 आपके बनेंगे। ठीक, यही 18 आपके बनेंगे। देखिए 3 और 3 6, तो ये ह्रस्व में कुल कितने बन जाएंगे? ह्रस्व में कुल कितने बन गए? 6। दीर्घ में कितने बने? 6। प्लुत में कितने बने? 6। 6 6 12 और 6 18। तो इसलिए अगर हम यहाँ पे कह दें कि आकार के कुल कितने भेद हैं, तो आप बताओगे 18। अब यहाँ पर एक बात समझने की कि जिस भी वर्ण का अगर ह्रस्व नहीं बनता रहेगा तो 6 कट जाएगा, तो 6 और 6 12 बचेंगे। जिसका दीर्घ नहीं बनता होगा उसका ये दीर्घ वाला 6 कट जाएंगे, तो इसका 6 और इसका 6 12 बचेंगे। ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात कहें कि अवर्ण के कुल कितने भेद होंगे, अवर्ण के अगर हम पूछ दिए कुल कितने भेद अवर्ण के, तो चूंकि अ आपका ह्रस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है, अप्लुत भी होता है, तो 3 छक 18 होंगे। ई के कितने बनेंगे? ई ह्रस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है, प्लुत अ ई उ और री, इन सबके 18 18 बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये ह्रस्व भी होते हैं, दीर्घ भी होते हैं और प्लुत भी होते हैं। ठीक, ये हो गए। अब बचता है आपका लरी। चूंकि लरी का दीर्घ नहीं होता, दीर्घ नहीं होता, इसलिए 6 इसके कट जाते। तो कितने बचे? दीर्घ नहीं हुआ तो ह्रस्व बन जाएगा, प्लुत बन जाएगा, तो इसके कितने बनेंगे? 12। ठीक। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप लोग यहाँ पर एक टेबल हम बना दे रहे हैं, उस तरीके से समझ लेंगे, अच्छे समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ये कंसेप्चुअल है, थोड़ा समझना पड़ेगा आप लोगों को। यहाँ पे हम लिख देते हैं ह्रस्व, यहाँ लिख देंगे दीर्घ, यहाँ प्लुत। ह्रस्व में 6 बनता है, दीर्घ में भी 6 बनेगा, प्लुत में भी 6 बनेगा, कुल बनेगा 18। ई का इसमें भी बनेगा, इसमें भी बनेगा, इसमें भी बनेगा, ये भी कितने हो जाएंगे? 18। ऊ का भी 6 6 6 बनेगा, 18। री का 6 6 6 18। लरी का ह्रस्व बनता है, दीर्घ नहीं बनता है, प्लुत बन जाएगा, हो जाएगा ये 6 और 6 12। अब कौन बने? ध्यान देना केवल स्वरों का ऐसा होता है। अब बचे ए ओ ऐ औ, तो चलो इसको भी देख लेते हैं। ए ओ ऐ औ। ध्यान देना इन सब का ह्रस्व नहीं होता, इन चारों का ह्रस्व नहीं होता है, इनका दीर्घ होता है। तो दीर्घ में 6 बन जाएंगे, 6 6 सबके मिल गए, प्लुत में भी सबके 6 6 मिल गए, तो एक एक कितने हो जाएंगे? 12 12। एक क्वेश्चन कहीं कहीं आता है, चूंकि बाद में क्या हुआ कि री और लरी को क्या मान लिया गया? सवर्णी। तो पूछ दिया गया री और लरी के कुल कितने भेद हैं, तब क्या बन जाएगा? री के बने 18 और लरी के बने 12, जोड़ कर करके इसका दिया जाता है 30। ठीक है,
जब इस तरीके का पूछा जाएगा तभी बताना। और री को ही क्यों सटाए, क्योंकि जब वो वार्तिक आया तो वार्तिक में री और री को सवर्णी बना दिया गया, इसलिए इसको कभी जोड़ करके पूछा जाए, अदरवाइज जोड़ना इस तरीके से नहीं, वो पूछना चाहिए उनको साफ साफ कि इसको जोड़ करके कुल कितना हुआ, लेकिन वैसा ना लिख करके पूछते हैं री और री के कुल कितने हैं, तो दोनों को जोड़ करके बता देना। तो ये रहे आपके जो वर्ण, ये कह सकते हो कि जो स्वरों के भेद हैं किसके कितने हैं, ये मैं आप लोगों को पूरा एकदम अच्छी तरीके से हमारे समझ से हम पूरा मेहनत कर करके बताए हैं कि आप लोग इसको समझ पाए क्या है क्या नहीं है। पूरी की पूरी स्लाइड में आप लोगों को एकदम अच्छे से दिखा दे रहा हूँ और आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, और ये पूरा भेद है, ठीक है। तो हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को एक क्लास बिल्कुल अच्छे समझ में आई होगी। अगर थोड़ी बहुत दिक्कत होगी तो एक दो बार आप लोग देखिए, और उसके बाद भी दिक्कत आती है तो आप बिल्कुल बिल्कुल कमेंट कर करके बाद में पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। क्लास कैसा लगा आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, जरूर बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय